बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकंड ईयर सिविक्स दूसरा चैप्टर है पाकिस्तान में जो आनी इर्तिका है उसके हवाले से, और इसका दूसरा सवाल आज हम करेंगे जी। और आज का जो हमारा सवाल है वो है जी 1956 के दस्तूर के अहम खदोखाल बयान करें। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर करें वीडियोस को, ताकि दूसरे जो तालिब इल्म हैं सेकंड ईयर के जो सिविक्स पढ़ रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो, या ऐसे तालिब इल्म जो ख़ास तौर पर पॉलिटिकल साइंस और मुताला पाकिस्तान ज़ाहिर लाज़मी पेपर है वो भी ये चीज़ सुनना चाहते हैं, तो अटैच रहें चैनल के साथ। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। सवाल है हमारा 1956 के दस्तूर के अहम खदोखाल बयान करें। तो 56 के दस्तूर की वो जो पस मंज़र है उस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि सेकंड ईयर जो आपकी क्लास है इसमें सवाल भी ये 10 नंबर का टोटल आता है, और इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि डिटेल से पीछे आपको कोई लिखने की ज़रूरत है। मुख्तसरन पहले जो हेडिंग मैंने दी है कि 56 के दस्तूर का तारुफ़, तो उसमें आप क्या करेंगे जी, क्या बताएंगे कि 1956 का जो दस्तूर है ये 23 मार्च 1956 को नाफिज़ुल अमल हुआ, और इस दस्तूर के बनाने के पीछे तो लंबी तारीख शामिल है। इस दस्तूर को 1935 वाला जो एक्ट था इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल कर अपना लिया गया। हाँ जी, जब ये 23 मार्च 1956 को ये नाफिज हुआ तो इसकी मुखालफत करने वालों में एक बंगाली रहनुमा शामिल थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इन्होंने 3 नुकात पे मुखालफत की। नंबर 1 कि पाकिस्तान बनाया ही मुस्लिम लोगों के लिए गया है, हमने यही नारा लगा के बनाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर हमें इस रियासत का नाम के साथ इस्लामी रियासत लिखने की क्या ज़रूरत है। एक उसने मुखालफत एक उन्होंने की। दूसरे नंबर पे ये की कि उन्होंने कहा कि जी ये जो सदर है पाकिस्तान का, जो प्रेसिडेंट है ऑफ पाकिस्तान का, उसके लिए मुसलमान होने की जो लाजमी शर्त है ये हमने क्यों रखी है। इसका मतलब तो ये है कि जी हम दूसरों के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं कर रहे नॉन मुस्लिम के साथ। और जो तीसरी उन्होंने मुखालफत की वो ये थी इस दस्तूर की कि जनाब हमने अब पाकिस्तान जब हासिल कर लिया है तो अब हमें जुदागाना हक़ इंतखाब, जुदागाना तर्ज़ इंतखाब की क्या ज़रूरत है। वो हमें पहले ज़रूरत थी जब हम हिंदुओं के साथ थे, अब तो हम जहाँ सारे मुसलमान रहते हैं तो जब नॉन मुस्लिम बहुत कम रहते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है जुदागाना तर्ज़ इंतखाब अपनाने की। तो इस चीज़ की एक इन्होंने मुखालफत की। ये 3 पॉइंट थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि इनको जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी को जब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक और इनके बंगाली लीडर थे अब्दुल हमीद बाशानी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया इस दौर में जब ये आइन बना था कि जी हम अलहदा हो जाएंगे, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया तो फिर उनका ये गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और वो फिर इस बात को ये कहने लगे कि जनाब ये जो 56 का दस्तूर है ये 98% जो है सूबों को ख़ुद मुख्तारी देता है। तो बहरहाल चलेंगे जी हम अपने इस लेक्चर की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ। आइन का जो लफ्ज़ है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश के अंदर, इसको दस्तूर, आइन, ठीक है, ये दोनों लफ्ज़ इसके लिए पुकारे जाते हैं। पेपर में दस्तूर का लफ्ज़ आए तो आपने परेशान नहीं होना, वो भी आइन ही है या कॉन्स्टिट्यूशन है। इंग्लिश वर्डिंग जब आप पढ़ेंगे सवालों की फिर आपको बहुत आसानी होगी समझने में, ठीक है जी। अच्छा जी, इस दस्तूर की जो पहली खसूसियत थी वो क्या थी जी, कि तहरीरी दस्तूर। ये जो दस्तूर था 56 का तहरीरी था। तहरीरी दस्तूर क्या होता है ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे, और मैं इंशाल्लाह, क्योंकि जब पहला मेरा टारगेट है सेकेंड ईयर के कंप्लीट करने का लेक्चर, तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं फर्स्ट ईयर पर जाऊँगा। तो तहरीरी दस्तूर ये वो होता है जिसके अंदर जो पूरे का पूरा आइन है वो लिखा हुआ मौजूद हो, किताबी सूरत के अंदर लिखा हुआ मौजूद हो, ठीक है जी। तो पाकिस्तान का ये जो 56 का दस्तूर था ये तहरीरी था। इसकी 234 दफ़ात थी, ठीक है जी, 13 चैप्टर थे और 6 गोशवारे या शेड्यूल्स थे। और इस आइन के अंदर प्रियम्बल जो हमारी इसके प्रियम्बल में, इसके इफ्तिताइया में, इसके दिबाचा में, इसके इब्तदाइया के अंदर करारदाद मकासद को शामिल किया गया, ठीक है जी। हाँ जी, अब हम चलेंगे जी नंबर 2 हेडिंग, वफाकी आइन। ये जो आइन बनाया गया ये इसके तहत रियासत को वफाकी बनाया गया। हमारा जो उस वक्त पाकिस्तान था, जो वफाक था, वो 2 सूबों पर मुश्तमिल करार दिया गया। नंबर 1 मशरक़ी पाकिस्तान जो आज का मौजूदा बांग्लादेश है,
और नंबर 2 मगरबी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है मौजूदा। ठीक है जी, ये 2 सूबे बनाए गए जी। और जो अख्तियारात हैं हुकूमती अख्तियारात, उनको तकसीम करने के लिए 3 फ़हरिस्तें बनाई गई। एक बनाई गई जिसके अंदर क्या किया गया जी, जो मरकज़ी अख्तियारात की फ़हरिस्त थी, दूसरी थी सूबों के अख्तियारात की फ़हरिस्त, और तीसरी थी मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त। इस मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त के अंदर यह तय था कि दोनों मरकज़ और सूबे दोनों कानून साजी कर सकते थे। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल आपकी क्योंकि क्लास है, आपके लिए इतना जान लेना ज़रूरी है। वैसे तफसील और बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी क्योंकि क्लास छोटी है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये चीज़ें की गई थी जी। हाँ जी, इसके बाद है जी अगली हेडिंग है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचकदार आइन। लचकदार आइन से मुराद वो होती है कि ऐसा दस्तूर जिसके अंदर आसानी के साथ, जैसे हालात बदले, आसानी के साथ तब्दीली तरमीम की जा सके, उसे हम लचकदार कॉन्स्टिट्यूशन या लचकदार आइन कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 56 का दस्तूर था ये लचकदार बनाया गया। इसमें यह करार दिया गया कि जो असम्बली के हाजिर अरकान होंगे कौमी असम्बली के, वो 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम कर सकते थे। ज़ेर में बात रखें, कौमी असम्बली के हाजिर अरकान का 2/3 अक्सरियत जो है वो तरमीम कर सकती थी। वो तरमीम तजवीज़ करती, सदर उस पर दस्तखत कर देता और तरमीम वाक़या हो जाती। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग बनाई गई जी पार्लिमानी निज़ाम। हाँ जी, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में क्या होता है जी, बुनियादी निशानी। वैसे तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा है तो यकीनन आपको पता होना चाहिए। हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट 2 अलग अलग ओहदे होते हैं, 2 अलग अलग अशख़ास होते हैं। और इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर उमूमन अख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास होते हैं। रियासत की जो पार्लियामेंट होती है वो ताकतवर होती है। ठीक है जी, बहरहाल जनरल ये इस वक्त इतना ही काफ़ी है जी। हाँ जी, पाकिस्तान को पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत दिया गया, पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत। और इसमें क्या कहा गया जी कि रियासत को जो सरबराह होता उसको नाम दिया गया सदर का, और हुकूमत का जो सरबराह था उसको नाम दिया गया वज़ीर आज़म का। आइनी लिहाज से सदर बहुत ज़्यादा अख्तियारात का मालिक था, लेकिन अमली तौर पर वज़ीर आज़म तमाम अख्तियारात का सरचश्मा था। ये पार्लिमानी निज़ाम की खसूसियत होती है। वज़ीर आज़म अपनी काबीना चुनने का अख्तियार रखता था, वो अपनी काबीना तश्कील देता। हाल बता वज़ीर आज़म और उसकी काबीना सदर को जवाबदेह थी। ठीक है जी। इसके साथ जनाब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ ये मिलकर सदर मुमलिकत का चुनाव करती 5 साल के लिए। ठीक है जी। और सदर को उसके ओहदे से हटाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत थी कि कौमी असम्बली उसका मुआवजा करती 2/3 अक्सरियत से, तब जाके सदर को उसके ओहदे से हटाया जा सकता था। और वज़ीर आज़म को भी उसके ओहदे से हटाया जा सकता था, किसके ज़रिए? तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए। हाँ जी, अगली हमारी हेडिंग है जी यकवानी मुकन्ना, यूनिलैटरल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यकवानी मुकन्ना, वैसे तो ये पंजाबी का लफ्ज़ है। पंजाबी वाले जो पंजाब के हमारे तलबे इल्म हैं वो जानते हैं बेहतर तरीके से कि हम ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, पंजाबी वाला मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है जी, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है बेसिकली यक, और इसको कहते हैं एक। यक का मतलब होता है एक एवानी मुकन्ना। ठीक है जी, एक एवानी मुकन्ना भी आप लिख सकते हैं, यक एवानी मुकन्ना भी हेडिंग में लिख सकते हैं। हाँ जी, ये जो पार्लियामेंट हमारी को एक ही ईवान बनाया गया जिसको नाम दिया गया नेशनल असम्बली का, यानी कि कौमी असम्बली का। 300 इसके अरकान थे, 145 50 यानी कि 150 मशरक़ी पाकिस्तान, 150 मगरबी पाकिस्तान। 145 मर्दों के लिए नशस्तें थीं और दोनों सूबे से 5-5 नशस्तें जो थीं वो ख़वातीन के लिए थीं। यानी कि टोटल 300 में से 10 ख़वातीन बैठी होती और 290 असम्बली के अंदर मर्द हजरात बैठे होते। ठीक है जी, इतनी नुमाइंदगी दी गई ख़वातीन को उस दौर के अंदर 56 के दस्तूर में। इस कौमी असम्बली को अवाम बराह रास्त वोट के ज़रिए मुंतखब करती, और ये जो असम्बली थी इसकी मियाद 5 साल रखी गई। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद है जी अदलिया की आज़ादी। हाँ जी, अदलिया को आज़ादी दी गई, अदलिया की आज़ादी की ज़मानत दी गई। आला तरीन अदलिया जो थी पाकिस्तान के अंदर उसको नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है जी। और दोनों सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई, एक मशरक़ी पाकिस्तान में और एक मगरबी पाकिस्तान में। चीफ़ जस्टिस और जजों की तकर्री मरकज़ के अंदर, चीफ़ जस्टिस जो बड़ी अदलिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, और उसके जजेस जो हैं उनकी तकर्री का जो ऐलान या वो दस्तखत होते वो सदर करता। नॉमिनेशन के अंदर वज़ीर आज़म और दीगर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका किरदार था, लेकिन 12 सदर के दस्तखतों से इसका इनको लगाया जाता।
जजों को मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ था, हाँ इनको बरतरफ़ किया जा सकता था। कौमी असम्बली जो है वो 2/3 अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस का मुआख़ज़ा करके उसको उसके अहदे से हटा सकती थी और सदर फिर उस पर दस्तखत कर देता और वो बंदा अपने अहदे पे ना रहता। ये तब था जब कोई संगीन गद्दारी करे, जब कोई आइन की जो है आइन के मुताबिक फ़ैसले ना कर रहा हो, अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा हो या कोई बहुत बड़ी बदगुमानी में इन्वॉल्व हो, फिर ऐसा मुमकिन था। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी वाहिद शरीयत या सिंगल सिटीज़नशिप। हाँ जी, अमेरिका के अंदर शहरियों को 2 शरीयत हासिल है, एक मरकज़ी शरीयत यानी कि USA की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और एक उनको अपनी इकाई की जिसको वो स्टेट कहते हैं, सूबे को हम कहते हैं उसको प्रोविंस, ठीक है जी, उर्दू में सूबा कहते हैं। वो अपने जो इकाई है उसको स्टेट कहते हैं। तो शहरियों के पास अपने सूबे की यानी कि अपने स्टेट की भी नेशनैलिटी होती है और अपने मरकज़ की भी नेशनैलिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने ये किया कि हमने यहाँ पे ये सोचा कि हम अपने शहरियों को सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद नेशनैलिटी देंगे। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में आबाद दोनों जो अफराद हैं उनको वाहिद नेशनैलिटी दी गई और वो थी पाकिस्तानी की। अच्छा, इसके बाद है जी बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो अक़वाम मुत्तहिदा अफराद को, शहरियों को फराहम करता है। हमने इस बात का इरादा किया अपने दस्तूर के अंदर कि हम वो तमाम तरह अख्तियारात अपने शहरियों को बिला किसी इम्तियाज़, बिला किसी तफरीक के अपने शहरियों को वो अता करेंगे। इसमें मजहबी हकूक़ भी हैं, माशरती हैं, सियासी हैं, मुआशी हैं व दीगर जितने भी हकूक़ हैं, सकाफ़ती है, इस तरह के सारे हकूक़ वो दिए जाएंगे शहरियों को जो UNO का चार्टर देता है। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि जी अब देखिए कोई भी शहरी अगर किसी के हकूक़ की पामाली हो रही हो तो वो अदलिया में जाके अपने हकूक़ को बहाल करवा सकता है। हाँ जी, सरकारी ज़बानें, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हाँ जी, 56 के दस्तूर में देखें एक बड़ा तनाज़ा पीछे आ रहा था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ उभर के सामने आई कि यहाँ पे ये कहा गया कि कौमी ज़बान बंगाली हो, उर्दू हो, क्या हो। तो क़ायद-ए-आज़म के तो उस वक्त कहने पे वो लोग चुप कर गए, बंगाली जो हैं मशरक़ी पाकिस्तान वाले। लेकिन बाद में देखें 56 में आके हमें मजबूरन वो चीज़ करनी पड़ी कि हमें 2 कौमी ज़बानें करार देनी पड़ी, एक बंगाली और एक उर्दू। तो इस हवाले से देखें तो बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी, मशरक़ी पाकिस्तान वालों की, गो कि उनकी आबादी ज़्यादा थी इस पाकिस्तान से। लेकिन अब देखें उनकी तो एक ही ज़बान थी बंगाली, हमारे यहाँ देखें इस खत्ते में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती थी। फिर भी ये तय पाया कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी, लेकिन उनके कहने पे, मजबूर होने पे आइन के अंदर 2 कौमी ज़बानें रखी गईं, उर्दू और बंगाली। और साथ ये कहा गया कि 25 साल तक, 56 से ऑनवर्ड 25 साल तक अंग्रेज़ी बतौर दफ्तरी ज़बान इस्तेमाल होगी। बाद में हम अपने दफ्तरी ज़बान भी उर्दू और बंगाली में बदल देंगे। हाँ जी, इसके बाद इस्लामी दिफ़ात। इस्लामी दिफ़ात में देखें तो सबसे पहला कि रियासत का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। नंबर 2, सदर के लिए मुसलमान होना बड़ा ज़रूरी था, लाजमी था, वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी नहीं था। इसके बाद अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की हकमियत को माना गया कि अल्लाह की हकमियत होगी। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे जी कि कोई भी जो जितने भी कवानीन थे ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाना तय हुआ। अफराद को आज़ादियाँ दी गई, शख्सी आज़ादियाँ और दीगर आज़ादियाँ अफराद को मुहैया की गई। अच्छा जी, इसके बाद जनाब क्या किया गया जी, सूद, इस्मत फरोशी, जुआ और शराब की लानत, इनसे क्या किया गया जी, इन पे पाबंदी लगा दी गई और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का कहा गया। और पाकिस्तान को ये कहा गया कि हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान को एक फलाही मुमलिकत बनाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 11 पे हेडिंग है जी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, आइनी इदारे। हर रियासत जो है अपने दस्तूर के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बनाती है। पाकिस्तान ने भी ऐसा किया। इदारे तहकीकात इस्लामी, पब्लिक सर्विस कमीशन मरकज़ में और सूबों के अंदर, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और एडिटर जनरल जैसे कौमी नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है ये बनाए गए। हाँ जी, इसके बाद जो हम अगली हेडिंग हमने इसमें देखी कि हिकमत अमली के असूल। आयरलैंड के दस्तूर से इम्प्रेस होकर, मुतासर होकर हमने ये शिक इसमें शामिल की अपने दस्तूर में। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है जी, बीइंग पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम होने के नाते हम किस तरह अपनी रियासत को चलाएंगे, हमारा अड़ोस पड़ोस और दीगर ममालिक के साथ हम ताल्लुकात किन बुनियादों पर इस्तेवार करेंगे,
हम अपनी रियासत के अंदर रहते हुए शहरियों के हकूक़ और दीगर जो बातें हैं, दीगर जो मामलात हैं, उसको कैसे चलाएँगे, ठीक है जी। अफराद को कैसे आज़ादियाँ देंगे, अक़लियतों के साथ हम क्या बर्ताव करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस और दीगर ममालिक के साथ क्या हम किस तरीके से ताल्लुकात इस्तेवार करेंगे, ये तय किया गया हिकमत अमली के असूल के अंदर। और एक और जो चीज़ शामिल की गई वो ये थी कि बराह रास्त इंतखाब इस दस्तूर के अंदर ये तय हुआ कि अवाम जो हैं, शहरी जो हैं, वो अपने कौमी असम्बली के अरकान को अपने वोट के ज़रिए डायरेक्ट मुंतखब करेंगे, ठीक है जी। और यानी कि अवाम वोट डालेंगे और वो जो 150 अरकान हैं वो मुंतखब होंगे एक सूबे से और 150 दूसरी सूबे से। इस तरह 300 अरकान पे मुश्तमिल जो असम्बली है वो कौमी असम्बली हमारी तश्कील पाएगी। और इसी तरह सूबाई इंतखाबात भी डायरेक्ट होना तय पाए। तो ये एक मामले थे जहाँ जी 56 के दस्तूर की खसूसियात मुख्तसरन सेकेंड ईयर क्लास के सिलेबस के मुताबिक, ठीक है जी, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे ताकि लाइक करें, शेयर करें इसको, ताकि दूसरे तालिब इल्म भी इससे मुस्तफ़ीज़ हों। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।